हे दोस्तों, क्या आपने कभी सच्चे दिल से हाथ जोड़कर सम्मान और विनम्रता को महसूस किया है? आज हम इसी भावना को समझेंगे। कक्षा 10 हिंदी कृतिका भाग 2 का दूसरा पाठ, साना साना हाथ जोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा सोचा है कि रात में आसमान नीचे आ जाए और तारे वो सब जमीन पर टिमटिमा रहे हों? सुनने में अजीब लगता है ना? पर लेखिका जब पहली बार गंगटोक पहुंची तो रात में उन्हें बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। एक ऐसा नज़ारा जो हैरान भी कर दे और पूरी तरह से बस अपने जादू में खोले। तो आज हम एक ऐसे ही साहित्यिक सफर का विश्लेषण करने वाले हैं जो हमें सिर्फ खूबसूरत वादियों तक नहीं ले जाता, बल्कि उस खूबसूरती के पीछे छिपी एक कठोर सच्चाई से भी मिलवाता है। तो कहानी शुरू होती है गंगटोक शहर से। लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। एक ऐसा शहर जिसकी सुबह, शाम, रात हर पहर में एक अलग ही खूबसूरती थी। शहर की रोशनियों ने लेखिका पर जैसे एक सम्मोहन सा कर दिया था। एक ऐसा जादू कि उनकी चेतना, उनका आसपास सब कुछ मानो ठहर सा गया था। उनके अंदर और बाहर बस एक खालीपन था, एक शून्य था, और उस शून्य में डूबी हुई थी रोशनी की वो जादुई झालर। और उसी खामोशी में, उसी शून्य से एक प्रार्थना उनके होठों पर आ जाती है। ये वो शब्द थे जो उन्होंने उसी सुबह एक नेपाली युवती से सीखे थे, और यही प्रार्थना आगे के सफर के लिए एक आध्यात्मिक माहौल तैयार कर देती है। अगली सुबह सफर का अगला पड़ाव था युमथांग, जो गंगटोक से करीब 149 किलोमीटर दूर था। उनके ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने कहा था कि रास्ते में हिमालय की गहरी घाटियां और फूलों से लदी वादियां देखने को मिलेंगी। रास्ते में जितेन ने 2 तरह की प्रार्थना पताकाओं के बारे में बताया। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। और वहीं किसी नए काम की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। फिर उन्हें एक कुटिया के अंदर घूमता हुआ एक प्रेयर व्हील दिखा। जितेन ने बताया कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह देखकर लेखिका सोच में पड़ गईं कि हम चाहे कितनी भी वैज्ञानिक तरक्की कर लें, लेकिन पूरे भारत में लोगों की आस्था, विश्वास और पाप पुण्य को लेकर सोच कितनी एक जैसी है। अब जैसे जैसे जीप ऊपर की ओर बढ़ रही थी, नज़ारे बदल रहे थे। बाजार, लोग, बस्तियां सब पीछे छूट रहे थे, और सामने आ रहा था हिमालय का वो विशाल रूप जो हर पल अपना रंग बदल रहा था। पहाड़ अब बहुत बड़े होने लगे थे और रास्ते जलेबी की तरह घुमावदार। लेखिका को लगा जैसे वो किसी घनी हरी भरी गुफा से गुजर रही हो, जहां से नीचे घाटियों में बने घर ताश के पत्तों जैसे दिख रहे थे। सफर 7 सिस्टर्स वाटरफॉल पर आके रुका। झरने के संगीत में लेखिका को अपनी आत्मा का संगीत सुनाई देने लगा। जैसे ही उन्होंने पानी में पैर डुबोए, उन्हें लगा मानो अंदर की सारी बुराइयां, सारी नेगेटिविटी उस साफ धारा में बह गई हो। पर इस खूबसूरत और सुकून भरे सफर में बहुत जल्द एक कठोर सच्चाई सामने आने वाली थी। एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल के रख देने वाला था। लेखिका उस जादू में खोई आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक जैसे उनके कदमों पर ब्रेक लग गए। उनकी वो ध्यान वाली अवस्था टूट गई। सवाल ये था कि इस जन्नत जैसी खूबसूरती के पीछे आखिर है क्या? उन्होंने देखा कि इस बेमिसाल खूबसूरती से पूरी तरह बेखबर कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। किसी किसी की पीठ पर तो बच्चे भी बंधे थे। ये मंजर था स्वर्ग जैसे नज़ारे के बीच भूख, मौत और जिंदा रहने की एक जंग का। वहां बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि यह काम कितना खतरनाक है। पहाड़ों पर रास्ता बनाने के लिए पहले डायनामाइट से चट्टानें उड़ाई जाती हैं, फिर पत्थरों को तोड़ तोड़कर सड़कों के किनारे लगाया जाता है, और एक जरा सी चूक का मतलब सीधा खाई में। ये नज़ारा देखकर लेखिका को सिक्किम सरकार का एक बोर्ड याद आ गया, जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। ये एहसास उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देता है। और बस यहीं से लेखिका का नजरिया बदल जाता है। अब वो सिर्फ खूबसूरती नहीं देख रही थीं, बल्कि उस खूबसूरती के पीछे की मेहनत और कुर्बानी को भी महसूस कर रही थीं। उन्हें यह एहसास हुआ कि इन पत्थर तोड़ती औरतों की कहानी सिर्फ यहीं की नहीं है। ये तो हर जगह आम लोगों के संघर्ष की कहानी है, जहां कुछ लोगों के हिस्से में सारी मलाई आती है और बाकियों के हिस्से में आंसू और तकलीफ। और यह मुश्किल सिर्फ बड़ों की नहीं, बच्चों की भी कहानी है।
जितेन बताता है कि पहाड़ी बच्चे रोज 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं और फिर लौटकर अपनी माँ के साथ मवेशी चराने, पानी भरने और लकड़ी लाने में हाथ बटाते हैं। लेखिका को उदास देखकर जितिन उन्हें असलियत से मुंह मोड़ने की सलाह देता है। कहता है, इन आम लोगों को देखने के बजाय उस खूबसूरती का मजा लीजिए जिसके लिए आप आई हैं। लेकिन लेखिका मन ही मन सोचती हैं कि ये लोग सिर्फ आम जनता नहीं, ये तो जिंदगी का संतुलन है। वो समाज से बहुत कम लेते हैं पर उसे बहुत कुछ वापस लौटा देते हैं। यही वो लोग हैं जो इस खूबसूरती को बनाए रखने की असली कीमत चुकाते हैं। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब हम किसी खूबसूरत जगह का आनंद ले रहे हों, तो क्या एक पल रुककर उन लोगों के बारे में सोचेंगे जिनकी मेहनत ने उस खूबसूरती को हम तक पहुंचाया है? तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर यही एंड होता है। अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें और स्टडी वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।